नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें एसआरई के विषय में सीखी, सर्कुलर्स देखे, नियम देखे और इनके जो जीआर से वो उसके बारे में भी हमने जाना। अभी आइए हम भ्रष्टाचार के विषय में बात कर रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो एसआरए में पनप रहा है, जिसके बारे में कोई भी डिपार्टमेंट के अधिकारी, एसआरए के किसी भी डिपार्टमेंट अधिकारी उसकी सुध नहीं ले रहे। इससे फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और ये विषय क्या है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात है अपीलेट अथॉरिटी की, अपीली अधिकारी की, जो सेक्शन 35 में पात्र अपात्र के लिए अपीली अधिकारी होते हैं। उस विषय में हम आज बात करेंगे। जब एसआरए इम्प्लीमेंट हुआ था 1997 में, उस समय ये जो बीएमसी, ये कंप्लेंट अथॉरिटी थी बीएमसी की प्रॉपर्टियों के लिए, माड़ा की प्रॉपर्टियों के लिए, और प्राइवेट और महाराष्ट्र शासन की प्रॉपर्टियों के लिए दो कंपनी अथॉरिटी थी। कभी कोई एनेक्शर बनते थे तो डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट बनाते थे और कभी एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट बनाते थे। जबकि अंडर सेक्शन 3 में एडिशनल कलेक्टर को कंप्लेंट अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ भी आपसी मतभेद कोई बहुत जगह से मैंने देखा, बहुत लोगों को उस समय के जो एनेक्सर थे, डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण निष्कासन ये बनाते थे जो भी एरिया उनका, और बहुत सारे जो एनेक्सर बने हैं वो एडिशनल कलेक्टर बनाते थे। अब ये जो चीज़ थी, तो इनकी जो अपीलेट अथॉरिटी थी, इसके बाद जो 35 में पात्रता के लिए अपीलेट अथॉरिटी था, वो अपीलेट अथॉरिटी सेक्रेटरी एसआरई के पास दिया गया था। सेक्रेटरी एसआरई के पास दोस्तों, उस कार्यकाल में भी, ये 2006-2007 की बात बता रहा हूँ मैं, 7-8 की बात समय में भी हमने बहुत सारे लोगों का पात्रता के लिए फाइल किया हुआ था। मेरा खुद का भी फाइल किया तो 2012 में फाइल किया था। उस समय जो भी सेक्रेटरी एसआरई थे वो क्या करते थे, उस अपील को एडमिट करते थे और कंप्लेंट अथॉरिटी के पास भेजते थे कि भैया इनका रीवेरिफिकेशन करके इनकी पात्रता डिसाइड करो। वहाँ पे कोई हेयरिंग्स वगैरह नहीं लेते थे लोग, वहाँ पे कोई हेयरिंग्स नहीं लगती थी कि कोई सुनवाई हो कि भाई पार्टी को बुलाया जाए, सेक्रेटरी, वहाँ पे कुछ नहीं था। ना सोसाइटी, ना डेवलपर्स, कुछ नहीं। सिर्फ और मात्र सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्राधान्य दिया जाता था और डॉक्यूमेंट के आधार पे कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजा जाता था और इन्फॉर्म किया जाता कि भाई आपका जो भी अपील है वो कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजा गया है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे कंप्लेंट अथॉरिटी उस चीज़ को वेरीफाई करते थे, डॉक्यूमेंट्स। और उस समय वेरिफिकेशन इतना नहीं होता था कि लाइट बिल को भेजा जाए। ये उस समय मतदार यादी, जो उनके पास यादी थी, वो चेक करते थे, गुमास्तास वगैरह देखते थे और पात्रता होती थी। इतना एडवांस नहीं था उस समय, तो पात्रता करते थे। अब समय का दौर बदला। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिए। सेक्शन 3 में कंप्लेंट अथॉरिटी को एम्पावर्ड किया गया है, बनाया इसलिए अधिकार दिया गया है कि वो परिशिष्ट 2 का निर्माण करें, परिशिष्ट 2 का निर्माण करें। और ये जो अपीली अधिकारी होते हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होते हैं, ये सत्य की पड़ताल करने के लिए। इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि एनेक्शल 2 वहाँ से निर्गमित करे, सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 निर्गमित करे। ये अधिकार कभी भी अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं था, कभी भी नहीं था।
ये वहाँ पे रिमार्क मार के भेजते थे, भैया इनके डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपकी पात्रता निश्चित की जाए। ये कंप्लेंट अथॉरिटी के भेजे, जबकि कंप्लेंट अथॉरिटी को ही बोला गया है कि आप जो भी पात्रता है उसके बाद अपात्र व्यक्ति का जो भी अपील में जाता है तो उस चीज को आप ही पुरवनी परिशिष्ट 2 तैयार करेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री एनेक्शन 2। भी आज भी आप जाइए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे, तो एडिशनल कलेक्टर क्या करते हैं कि आपकी जो हियरिंग्स है, हियरिंग्स के बाद ऑर्डर पास करते हैं तो उसमें पार्टली अलाउड, अपील पार्टली अलाउड, अपील अंशतः मान्य करण्यात येत आहे, और उसमें डाल देते हैं कि भैया ये जो भी मैटर्स है आपका जो कंप्लेंट अथॉरिटी को रिमांड बैक किया गया है, और उसमें ऑर्डर देते हैं कि भैया इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इनकी पात्रता निश्चित किया जाए, और निष्कर्ष में वो डालते हैं कि इन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया, जिस डॉक्यूमेंट्स पे को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि इनके जो भी झोपड़े हैं, ये जो डेटम लाइन है उस समय 1195 की थी, अब 11/2000 है, फिर उसके बाद 11/2011 के पहले की है, तो अब 2 डेटम लाइन्स आ गई है, पहले एक ही थी, पहले एक ही डेटम लाइन थी, 1195 के पहले की जो है उनको मिलेंगे ना, वहाँ खरीदी बिक्री का कोई जिक्र था, कोई भी जिक्र नहीं था। तो ये जो सिस्टम थे उस समय के मैं बता रहा हूँ। अब समय का दौर गुजरा और 22/9/2010 को इस सारे में एक सेक्रेटरी मिस्टर भालचंद्र ठाकरे की नियुक्ति होती है, मिस्टर भालचंद्र ठाकरे की नियुक्ति होती है। अब भालचंद्र ठाकरे साहब ने वहाँ पे कानून को ही चेंज कर दिया, मतलब अपने ही सरकार के बनाए हुए कानून को इंटरप्रेट किया, और उन्होंने खुद ही सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 बनाना चालू किया, खुद ही सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 बनाना चालू किया। अब ये समय चलते गया, 2014 13/1/2014, दोस्तों डेट याद रखिए, 13/1/2014 को सेक्रेटरी एसआरए का पावर एबोलाइज कर दिया गया बाय नोटिफिकेशन और जीआर के थ्रू। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद उसको एम्पावर्ड कर दिया 35 में एडिशनल कलेक्टर, जो भी एरिया के हों, हमारे यहाँ पे 3 या 4 एडिशनल कलेक्टर्स है, सिटी के हैं, मुंबई के हैं, सेंट्रल के, तो ये जो एडिशनल कलेक्टर्स हैं उनके पास ये अधिकार भार दे दिया गया कि भैया पात्रता के विषय में आप करोगे। उसमें भी प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए, अब उसके विषय में हम बाद में बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। अब ये वहाँ पे अधिकार उनके पास चला गया, कब गया, 13/1/2014 को, 13 जनवरी 2014 को ये पावर एबोलाइज हो गया। 13/1/2014 को जीआर हुआ और 18/1/2014 को नोटिफिकेशंस हुए ऑफिशियल गवर्नमेंट के कि भाई इनके पावर रद्द कर दिए गए, अब ये पावर एडिशनल कलेक्टर के पास है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, एक घपला, जिसको आप भ्रष्टाचार कहिए, घपला कहिए, वो हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे एनेक्शंस ऐसे देखे गए हैं जो तत्कालीन सचिव भालचंद्र ठाकरे साहब के सिग्नेचर से बनाए गए हैं, लेकिन उस पर जो डेट है वो 28/1/2014 की है और 30/1/2014, मतलब 28 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2014। उसके बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी सोसाइटी के अंदर में मैंने जब उस चीज़ का निकाला, क्योंकि मैं 2016 से इसका पीछा कर रहा था, 2016 में जब मैं पात्रता हुई तो मैं मेंबर बना, मेंबर बनने के बाद मुझे अधिकार हुआ कि भैया मैं तो देखूं कि क्या चल रहा है, तो मैंने उस समय सब कॉपियाँ निकालना चालू किया, तो उसके अंदर मैंने देखा कि भैया इनकी पात्रता हुई है। अब उस समय तक तो ये मैटर धूमिल था, मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई डाल के पता लगाया कि भैया ये जो अपील अथॉरिटी का जो चेंज ऑफ वर्च्यू है वो क्या है, उसका डेट क्या है।
अब उनके पास कोई कॉपी ही नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है, उनके पास कोई कॉपी ही नहीं थी। बोलते हमको पता ही नहीं। सेक्रेटरी एसआरए यहाँ पे हमने फाइल किया कि भाई हमको कॉपी दिया जाए, वो बोलते हमारे पास कॉपी नहीं है। एडिशनल कलेक्टर में हमने डाला, वहाँ बोलते कॉपी नहीं है। अब हमारे जो मैटर थे वो थोड़े धूमिल चल रहे थे, हम लड़ रहे थे, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये चेंजेस हुए कब, ये चेंजेस हुए कब। अब 2016 में मैंने इनकी कंप्लेंट किया कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट को रीयूज़ कर रहे हैं और अपनी पात्रता डिसाइड किए गए, जिसके अंदर हमारे यहाँ के चेयरमैन, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी, इनके मैटर्स ऐसे थे कि चेयरमैन ने एक लाइट बिल पे एक कॉमर्शियल और एक रेसिडेंशियल लिया था, सिंगल लाइट बिल पे। पहले उनकी वाइफ को पात्र कराया गया ओरिजिनल में और सेम लाइट बिल। फिर 2014 में इसी लाइट बिल को सबमिट करके यहाँ पे जो भी मैनिपुलेट करके इनको पात्र कराया गया कॉमर्शियल एज ए कॉमर्शियल, और डॉक्यूमेंट 2006 के गुमास्ता है और लाइट बिल वही पुराना वाला, जो पात्र तो वही। फिर हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी साहब ने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दिया कभी 2012 में। 26 अप्रैल 2012 को इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जिनके तबेले थे बेच दिए। उसके बाकायदा एग्रीमेंट भी हुआ, जिसपे बिल्डर ने भी लेटर दिया कि भाई इनका कोई अधिकार नहीं है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, इनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। इतना होने के बावजूद भी इन्होंने अपील फाइल किया, उसने बिल्डर ने एफिडेविट भी किया है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि बिल्डर ने जो एफिडेविट किया है उसके ठीक 14 दिन बाद इन्होंने 14 दिन पहले लेटर दिया डिपार्टमेंट में कि भैया इनका कोई लेना देना नहीं, और 14 दिन बाद उनको एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कि भैया नहीं मेंबर है, पात्र कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये चीज़ें समझनी चाहिए आपको कि एसआरए में करप्शन कैसे होते हैं, कैसे लोग आपके जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप देखिए वो फिराक में रहते कि कैसे हमारे एक झोपड़े और बनाए जाए। हर सोसाइटी में हुई, हमारे यहाँ भी सोसाइटी में जब भी कोई चीफ प्रमोटर आया, हमारे चीफ प्रमोटर तो पहले थे, उसके बाद तो सोसाइटी इलेक्शन अपना इसके पहले रजिस्टर्ड हो गई है, एलओआई की पहले रजिस्टर्ड हो गई है। तो जो भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी बने सब मात्र अपने फायदे के लिए खाली काम किया, पब्लिक के लिए नहीं काम किए। हर व्यक्ति ने अपने ही बाथरूम है उसको रूम बना के पात्र करवा लिए, सब अपने अपने ध्येय पे चलते रहे। लेकिन यहाँ जो मसला था, जो बाहरी लोगों को जो रीयूज कर रहे अपने डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर कोई लड़ने को तैयार नहीं था। अब प्रॉब्लम ये था कि सेक्रेटरी और अध्यक्ष ने वहाँ पे बोल के रखा था जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उनको रूम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हमारा अधिकार चलता है, हम अध्यक्ष हैं। तो ये जो रूमर्स थे, अफवाहें, ये गुमराह करने के तरीके, ये डर, वो डर लोगों में काबिज हो जाते हैं अपनी संपत्ति को लेके। तो उसी डर की वजह से कोई भी इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मैं इस चीज़ को आगे लेके चला। 2016 में मैं स्लम डे में बैठा। उस समय जो जनता दरबार होती है, उस समय स्लम डे चलता था। स्लम डे उस समय सेक्रेटरी एसआरए लेते थे। तो सेक्रेटरी एसआरए के सामने मेरी बैठक हुई। उस समय सेक्रेटरी एसआरए ने मुझे बोला कि सर आप इसको कोर्ट में अपना हाई पावर में पुटअप कीजिए, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले सकते। मैंने बोला सर डिपार्टमेंट गलत करेगा, करप्शन डिपार्टमेंट करेगा, और पैसे हम खर्चा करें, हम कोर्ट में जाएं, ये कहाँ का न्याय है? तो सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं हो सकता है? सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि करप्शन के ऊपर आप सामने वाले को बोलो कोर्ट में जाओ, लेकिन उन्होंने रिटर्न में ऑर्डर पास कर दिया हाई पावर कमेटी में जाओ। मैंने हाई पावर कमेटी में भी पुटअप किया। हाई पावर कमेटी में पुटअप करने के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस आए, क्योंकि देखिए मिली भगत तो हर जगह होती है, मिली भगत हर जगह होती है। ये जानबूझ के रिटर्न किया गया हाई पावर कमेटी से ताकि ये पोल ना खुले। तो इन्होंने उस चीज़ को रिटर्न किया, ऑब्जेक्शन खाली बिना मतलब के ऑब्जेक्शन किया,
क्योंकि जो मेरे जो असिस्टेंट थे उनके पिताजी मेंबर थे, तो क्या बोले कि इनका नाम क्यों डाला आपने, इनके पिताजी का नाम डालिए। तो वो बोल के उन्होंने मैटर को ऑब्जेक्शन में डाल के रिटर्न कर दिया। वो कॉपी आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं रिवाइज करता हूँ उसको, जो भी है करेक्शन करता हूँ मैं लेके आया। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ 38 का प्रोसीजर चालू हो गया। अब 38 का प्रोसीजर लड़ते लड़ते मुझे हो गए 2017 में हमारे घर टूट गए। 2017 में हमारे घर टूटे। अब घर टूटने के बाद आपको भी पता है कि हमारे जो घर होते हैं उस चीज़ को सामान उठाना, उसको स्टेबलाइज करना, कहीं और ले जाना, उसको सेटल करना, क्या हालत होती है। और इन चक्कर में 2018 बीत गया, साल भर बीत गया। अब 2018 से हमने भाड़े की लड़ाई चालू कर दिया कि बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा था। अब वो लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा, हमारी मजबूरी ने उन लोगों को मजबूत कर दिया। हमारी मजबूरी ने उन लोगों को मजबूत कर दिया कि हमने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, और एक्चुअली करना भी वही चाहिए था। जब 38 घर का सवाल है तो हम दूसरे को नहीं देख सकते कि भैया दूसरा क्या कर रहा है, पहले हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और उसमें 2 बार 38 लगा, तकरीबन 50 लोगों का मैंने मैटर लड़ा, 50 से ज़्यादा ही थे, उनका मैटर लड़ा मैं। एक पहली बार तो हम हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई न्याय नहीं दिया, और हमारी जो भी फाइल्स थी वो बिना देखे ही फेंक दिया। बोली मैं 1 मिनट का समय नहीं दूंगा, घर खाली करो। मतलब कोर्ट भी न्याय नहीं करता है। कोर्ट को कम से कम सुनना चाहिए कि भाई जो लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बिल्डर ने वर्ड बोला कि 65 लोग बाहर है, ये अगर नहीं गए तो 65 लोगों को भाड़ा कौन देगा। तो कोर्ट हम लोगों को बोल रही है। एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया था, मेरी जो ट्रस्ट है निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन, उसके नाम पे मेरे मैटर चल रहे थे। तो कोर्ट ने बोला एक ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट इन लोगों को भड़का रही है और इन लोगों से काम करवा रही है। तो कोर्ट ने वर्बली ऑर्डर दिया कि ट्रस्ट को बोलो कि भाई 65 लोगों को भाड़ा दे महीने का, मैं तुमको रिलीफ देती हूँ। और मैंने सोचा कि शायद ये मैटर ऑर्डर में आ जाए तो मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे ट्रस्ट को बदनाम किया गया, मेरे ट्रस्ट को बदनाम किया गया बिल्डर द्वारा, और उसका सार हुआ हाई कोर्ट। लेकिन भाई देखिए, जो जज बैठते हैं वो भी दिमाग पर, बिना दिमाग के तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने ऑर्डर्स में ट्रस्ट का नाम लिया ही नहीं, और न भाड़े का उल्लेख किया कि भाड़े दो, और उड़ा दिया मैटर, सुना भी नहीं 1 मिनट। जबकि यहाँ तक कि बिल्डर के एडवोकेट ने वकालतनामा भी नहीं फाइल किया, ना हमने जो चीज़ दिया था उसका रिप्लाई दिया, कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर पास। ये है 38। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं मैं एक ही वीडियो में बताऊं तो शायद आपको अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कैसे करप्शंस होते हैं। अब ये मैटर चले, अचानक में हम वहाँ पे कुछ लोगों ने 153 में एप्लीकेशन फाइल की, कुछ मेरे भी लोग थे। अब 153 में जब हमने फाइल किए, जो वो सेक्रेटरी सारे के लोग थे, उनकी पात्रता था, उनके इलेक्शन लगे थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किसने? डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई इनका हम नहीं ले सकते, ये सस्पिशियस है। बोले क्यों सस्पिशियस है भाई? बोले सीओ साहब ने ऑर्डर निकाला है, सीओ साहब ने ऑर्डर निकाला है। अब मैं बोला ऑर्डर निकाला है तो भाई तुरंत हमने क्या किया, आरटीआई पुटअप किया डिप्टी कलेक्टर एसआरए में, और वहाँ से हमने कॉपी निकाला। तो कॉपी निकालने के हमें क्या मालूम पड़ा कि 4/5/2018 को स्टेट डिपार्टमेंट में स्टेट मैनेजर एसआरए, जिनका नाम है अमित कुमार दवे, इन्होंने एक लेटर भेजा सीईओ एसआरए को। उसमें बताया कि भाई यहाँ पे कुछ मैटर्स ऐसे हो गए हैं जिसमें सेक्रेटरी एसआरए ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं उसके अंदर मुझे रिलायंस एनर्जी के ऑफिस से फ़ोन आया था, और वहाँ के जो हेड हैं वहाँ के जो हेड हैं उन्होंने मुझे टेलीफोनिक मैसेज दिया कि सर आपने जो यहाँ पे लाइट बिल वेरिफिकेशन करने को दिया है
वो लाइट बिल जो एड्रेस आप दे रहे हो वहाँ का नहीं, कहीं और का है। अब देखते जाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के पास क्या हो गया कि कोई मैटर गए होंगे पीएपी में। अब समझिए बात को, अब आपके दिमाग में आएगा भैया स्टेट डिपार्टमेंट क्यों कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट कोई मैटर गए होंगे पीएपी में। अब पीएपी में क्या किया, उस बंदे ने उस लाइट बिल को वेरीफाई कर लिया, उस अधिकारी ने, अमित कुमार दवे ने। वो लाइट बिल में उनको वहाँ के जो रिलायंस के ऑफिसर है उनको टेलीफोनिक मैसेज आया, उनका फ़ोन नंबर भी और उसमें दिया हुआ लेटर में। उन्होंने बोला कि आपका जो लाइट बिल आपने दिया है वो एड्रेस कोई और है, जो एड्रेस पे आप बोल रहे हो उस एड्रेस पे वो लाइट बिल नहीं है। अब ये कसमकस हो गया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके अंदर और भी कमेटियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उन कमेटियों ने भी कंप्लेंट किया कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ भी ऐसे हुए। उसके ऊपर फिर यहाँ पे उन्होंने एक जो लेटर में मेंशन किया कि जो बालचंद ठाकरे साहब थे उनके सिग्नेचर से जो भी एनेक्शन 2 निकले हैं वो उसमें ऐसा लग रहा है कि ठाकरे साहब ने अपने पद का मिसयूज़ किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये चीज़ उस लेटर में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं बोला है, ये उन्होंने बोला है कि ये उन्होंने अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और उसके बाद उसमें लास्ट में लिखा है कि जो भी कॉपी है वो कॉपी चाहे झेरॉक्स हो चाहे ओरिजिनल हो उसको ऑथेंटिक नहीं मानी जाए जब तक कि उसका क्रॉस चेकिंग, पुनः निरीक्षण, पुनः वेरिफिकेशन कंप्टेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकरण द्वारा नहीं होता है, तब तक उसको मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्रेटरी एसआरए ने इस पे ऑर्डर पास किया 4/5/2018 को, 4/5/2018 को नहीं, 17 मई 2018 को ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इन्होंने जो भी एनेक्शंस निकाले हैं उस पर संदिग्धता, सस्पिशियस, संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए उस विषय में जो भी इंक्वायरी करके वो चीज़ कंप्टेंट अथॉरिटी के भेजिए। लेकिन ये भेजा गया डिप्टी कलेक्टर एसआरए पूर्व उपनगर, पश्चिम नगर और मुंबई शहर के। लेकिन डिप्टी कलेक्टर एसआरए ने ये कॉपियां कंप्टेंट अथॉरिटी के पास ऑर्डर्स नहीं भेजे, आज तक नहीं भेजा गया है। अब इससे होता क्या है मैं बताता हूँ। अब इसमें हुआ क्या, अब ये जो थे हमारे यहाँ पे 31 लोग कुछ थे, शायद 32 भी हो जाए, मेरे पास 31 लोगों की लिस्ट थी 31 में। उसमें से एक जो बंदे थे उन्होंने यहाँ वहाँ करके अपना क्रॉस चेक करवाया। उनके पहले जो परिशिष्टों में दिखा गया है कि इनकी जो लाइट बिल है 92 की है, लाइट बिल के आधार पर इनको पात्र किया गया। और जब इन्होंने क्रॉस चेक करवाया गया तो पता चला इनकी जो लाइट बिल थी तो 2000 के बाद थी, इसलिए इनको सशुल्क पात्रता दी गई। समझ गए मतलब कितना बड़ा फेर हुआ है। और उसी में से हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी, जो मैंने बताया कि एक तो भाई डॉक्यूमेंट को रीयूज़ करके एक ही लाइट बिल पे पात्रता की है कॉमर्शियल, और दूसरे जो है प्रॉपर्टी 2012 में बेच के फिर आके पात्रों के यहाँ पे 8 साल ये चेयरमैन और सेक्रेटरी रहे। लेकिन एआर डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। अब ये मामला खुला कैसे, हम जब लड़ते जा रहे थे तो अचानक में मेरे एक मित्र हैं, उनका एक मैटर चल रहा था। अब उनका मैटर क्या चल रहा था ये भी बताता हूँ। अब जो मैंने पहले मुद्दे पे मैंने बताया था कि एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट जो एनेक्शल 2 बनाते थे वहाँ पे तकलीफ़ें क्या आती थी। अब 13/1/2014 को एडिशनल कलेक्टर को बना दिया गया अपीलीय अधिकारी। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, उनके जो एसआरए का जो एनेक्शर बना तो अपीलीय अधिकारी ने बनाया था, अब उसके अंदर वहाँ पे कुछ बोगस लोगों की जो बंदे थे उन्होंने कुछ बोगस लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया था कि भैया बोगस है, सोसाइटी के नहीं है, उसके खिलाफ मैटर चल रहे थे।
अब एडिशनल कलेक्टर ने बोला कि भैया मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता हूँ। अब उस चीज़ पे वो मैटर गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 2507 2016, और उसके अंदर बहुत सारे रिट पिटिशन है, 2509 है, 2510 है, से बहुत सारे रिट पिटिशन से तकरीबन 4 5 6 7 8 पिटिशन थे 2016 में। वो 8 पिटिशन हाई कोर्ट के सामने गया, तो हाई कोर्ट ने सीईओ एसआरए को बोला कि भैया आप इन्हें इसकी इंक्वायरी कीजिए, आप अपील चलाइए। तो सीईओ एसआरए ने वहाँ पे रिटर्न एफिडेविट फाइल किया कि सर हम नहीं कर सकते, हमारा जो पावर था अपीलेट अथॉरिटी का, सेक्रेटरी एसआरए का, वो 13/1/2014 को एबुलाइज हो गया, 18/1/2014 को नोटिफिकेशन भी हो चुका है, और हमने जो फाइल थी 13/1/2014 को एडिशनल कलेक्टर का भेज दिया है, हमारा इस पर लेना देना नहीं है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया भैया कलेक्टर इस पे ले, नहीं एडिशनल कलेक्टर को बोला कि आप क्यों नहीं लेते हो, बोले सर मैंने एनेक्सल 2 बनाया, मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं अपने ऑर्डर को कैसे रिवाइज कर सकता हूँ। तो बोले ये भी बात सही है। तो इन्होंने कलेक्टर के पास भेजा, कलेक्टर ने बोला कि भाई ये हमारा काम नहीं है, इशारे में अपील वगैरह लेना हमारा काम नहीं है। तब इसके अंदर कोर्ट ने बोला भाई एक काम करिए, ये जो आप लोगों ने कंपनी अथॉरिटी जो उसके अंदर जो एनेक्शंस बनाए, ड्यूटी इंक्रोचमेंट और अपीलेट अथॉरिटी, एडिशनल कलेक्टर जो थे पहले, बाद में अपीलेट बने, पहले जो भी कंपनी अथॉरिटी थे, तो अब से अगर पूर्व उपनगर का जो मैटर है जिन्होंने एनेक्शन 2 बनाया, तो उसकी अपील सिटी में जाएगी, पश्चिम उपनगर में जाएगी, इस तरह अदर्स में ही आप फाइल करेंगे, सेम अथॉरिटी के पास नहीं जाएगी। ये चीज़ वहाँ पे ओपन हुई। अब इसमें मामला क्या आता है? मामला ये आता है कि हमने 78 का, हमारी जो 77 के मैटर्स चल रहे थे, 77 के मैटर्स में हमने AR संध्या वामनकुले के सामने एक चीज़ रखा कि भाई ये सेक्रेटरी ऐसे तो अपात्र हैं, तो ये कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, सोसाइटी 8 साल से चला, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो संध्या वामनकुले ने बोला कि मैं वेरीफाई करूँगी। मैंने कीजिए। अब वेरीफाई के लेटर भेजा इन्होंने डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास, और डिप्टी कलेक्टर एसआरए का ऑर्डर आने, जो भी रिपोर्ट आने के पहले इन्होंने 77 में ऑर्डर्स निकाल दिए कि भाई सोसाइटी की मीटिंग को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, मिस्टर सुनील सिंधे को अपॉइंट कर दिया। अब अपॉइंटमेंट के बाद जब वो ऑर्डर्स आए, तो हमने वहाँ कंप्लेंट फाइल किया कि भाई एक बात बताइए कि आपने ऑर्डर आने के पहले, जो रिपोर्ट आने के पहले ऑर्डर कैसे पास किया? अच्छा ये देखिए यहाँ गेम कैसे कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी, कैसे गेम करते हो सुनिए ना। ये संध्या वामनकुले ने मैडम ने क्या लिख के भेजा था मालूम है क्या? उसमें 11 कमेटी के लोगों का नाम, 11 कमेटी के 11 लोगों का नाम डाला। यहाँ मैटर चल रहा 3 जन का, इन्होंने 11 नाम डाले, कन्फ्यूज करने के लिए 11 लोगों के नाम डाले। अब 11 लोगों में से एक बंदा जो था वो हमारी सोसाइटी के, हमारे एरिया में नहीं रहता है, उसका नाम कौन है पता ही नहीं, एक नाम गलत डाला। 10 लोगों का पुटअप किया, और क्या लिखा कि भाई इनको अलॉटमेंट करना है, घर का अलॉटमेंट करना है, इसके लिए इनकी जो भी है पात्रता वेरीफाई करके दी जाए। मैंने बोला कि मैडम ये यहाँ पे ये लिखना चाहिए था ना भैया इनका मैटर चालू यहाँ पे सोसाइटी में, तो इसके लिए तुरंत दिया जाए। तो आपने अलॉटमेंट कितना, खाली 11 लोग का अलॉटमेंट कर रही है, वो भी खाली कमेटी का, बिल्डिंग बनी नहीं है तो अलॉटमेंट कैसे? अब इस मैटर को हमने चलाया, चलाने के बाद संध्या वामनकुले ने उस पर 78A की नोटिस की है। नोटिस की एक तारीख पड़ी, मैंने तारीख पे जाके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। भैया ये नोटिफिकेशन कॉपी है, ये हाई कोर्ट की कॉपी है, ये सीईओ एसआरए ने ऑर्डर दिए उसकी कॉपी है, तो आप मुझे बताइए कैसे कर सकते, ये पात्र कैसे है, ये तो सस्पिशियस है, ये सोसाइटी कैसे चलाते, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बोलती मला माहित आहे तुम्ही सीईओकडे कंप्लेंट करा। मला मॅडम नोटीस तुम्ही पाठवली, नोटीस तुम्ही दिलेली ना 78C, तर माझी बाजू मांडतोय ना मी, आणि माझी बाजू मांडताना जे पण साक्ष सब दिलेलं आहे
सादर केलेलं मी. तर नमूद करा ना ऑर्डरमध्ये की तुम्ही या साक्षीला ॲक्सेप्ट करत नाही करून. म्हणजे ठीक आहे मी तारीख, मला मॅडम आता तारीखची गरज काय, झाला ना क्लिअर. म्हणजे तारीख म्हणजे काय, क्लोज फॉर ऑर्डर करा आणि ऑर्डर द्या. बोले ठीक है, हाँ ठीक, क्लोज फॉर ऑर्डर. सर यार साल भर हो गया, क्लोज फॉर ऑर्डर हो गया है, अभी तक ऑर्डर 78A का नहीं आया है. उसमें जो गावड़े साहब हैं, गावड़े साहब और संध्या बावनकुले, ये जानबूझ के इस ऑर्डर को दबा के रखे. अब इनको तकलीफ क्या है मैं बताता हूँ. उनको मालूम है कि 78 का ऑर्डर निकालती है मैं मल्होत्रा हाउस जाऊँगा, पक्का जाऊँगा. एक अधिकारी अगर गलती करता है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए. मैं पक्का वहाँ जाऊँगा. इसलिए जाऊँगा कि जब वहाँ पे 77 के मैटर में ये बात उठी थी कि भैया अपात्र हैं, उसको वेरिफिकेशन का आपने भेजा था, तो आपको 77 का ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था. और 77 का ऑर्डर पास हो गया तो 78 लागू ही नहीं होता है. जब कमेटी बर्खास्त कर दिया आपने तो 78 कैसे लागू करेंगे आप. आपको 78 का पहले ही ऑर्डर देना चाहिए था इंक्वायरी का, लेकिन आपने दिया नहीं. वहाँ पे आप फंसी हुई है. कौन, संध्या मंगेश बावनकुले. और मैं उस मैटर को लेके जाऊँगा कि अधिकारी, एक अधिकारी जिनको जुडिशियल का कुछ नॉलेज नहीं है, उनको क्यों बैठाया जाता अपील में, जो कानून जानते ही नहीं है. कानून के अंदर इंटरप्रिटेशन करना इनका काम है, हर अधिकारी कर रहा है. अब उसके बाद ये तो मैटर 78 का आ गया, वो पेंडिंग पड़ा है, अभी तक नहीं आया. अब उसके ऊपर एक आरटीआई पुटअप करने वाला कि भैया इसका आगे क्या हुआ मुझे बताओ. अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई कि भाड़े का मैटर मेरे चल रहे थे 2018 से 2019 से 18-19 से मैटर चल रहे, 6 साल के लोगों के भाड़े बाकी है. अच्छा 6 साल से उसके अंदर हमारे कुछ लोग उसमें थे जिसके ऑर्डर्स भी होते, इनको भाड़े दो, जिसपे बिल्डर ने ऑब्जेक्शंस भी लिए थे और मैंने उसका रिप्लाई फाइल किया था. वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुका था कि भाई नहीं आपको भाड़ा देना है, ये ऑर्डर्स भी हुए थे. अब जब भाड़े का समय आया तो संध्या बावनकुले मैडम ने क्या किया, वो 3 जन की लिस्ट भेज दिया ऊपर कि भाई इनका वेरिफिकेशन करके मुझे दीजिए. यार मुझे समझ में नहीं आता है, यार सीईओ साहब ने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर से सीईओ साहब ने रिमार्क मारा है कि भैया ये सब नल एंड वाइड है जब तक क्रॉस चेक नहीं कराते हैं. क्रॉस चेक का मतलब ये नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर ये सारे क्रॉस चेक करेंगे बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, जो एनेक्शंस बनाती है सक्षम प्राधिकारी. यहां पे गलतियों पे गलतियां किया जा रहा है. अब दोस्तों इसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इस विषय में बात कर लेते हैं. अब फायदे उन बंदों के हैं जो नाजायज डॉक्यूमेंट लगा के पात्रता करके बिल्डर से भाड़े कमा रहे थे और सोसाइटी में बैठ के 8 साल से ऐश कर रहे थे. कोई चेयरमैन, कोई सेक्रेटरी. अच्छा सबसे बड़ी बात क्या मालूम है क्या, हमारे यहाँ पे जो तीसरे बंदे हैं ना, तीसरे बंदे जो मैनेजिंग कमेटी में हैं, वो तो भाई साहब भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं बेसिक के. बताइए एक भाजपा का वार्ड अध्यक्ष इस तरह से काम कर रहा है, जो अपने इसलिए सोच रहा है, और भाजपा उसको वार्ड अध्यक्ष बना के रखी है कि वो पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, पब्लिक को भाड़े नहीं मिल रहे, जबकि वो मैनेजिंग कमेटी में है. 6 साल से भाड़े के लिए लोग लखड़ गए. मतलब उस व्यक्ति को भाजपा ने वार्ड अध्यक्ष बनाया हुआ है कि लोगों के काम कर रहे हो. वाह, आश्चर्य हुआ ना. मैं तो उनको एक ही चीज कहता हूं, उनका नाम भी मैंने भाजपा का सीएम रखा हूं. भाजपा का सीएम है, हमारे यहाँ के सीएम है. मतलब अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, और नेता भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एमएलए नगर से उनको सपोर्ट. क्योंकि भाई देखो वार्ड अध्यक्ष अगर वहाँ पे कल्प्रिट में आ जाएगा तो नाम किसका खराब होगा, पार्टी का, कि भैया पार्टी ने ऐसे आदमी को बनाया था. लोगों के दिमाग में हो जाता है. तो ये चीज़ें ये सरकार कर रही है, सरकार ने सॉरी, ये चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, और ये जो नेता है उनको सपोर्ट कर रहे हैं. क्योंकि भैया हमारा बंदा है ना यार, हमारा बंदा है, वो कुछ भी करे, गलत भी करे तो उसको दो. तो ये चीज़ें आ रही है. तो कौन है उसके पीछे. 8 साल से लोगों की लाइफ बर्बाद कर दिया लोगों ने, हमारी लाइफ स्पॉइल कर दिया लोगों ने. 6-6 साल से लोगों को भाड़े नहीं. बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उस तरह से बनाया है कि जिस बिल्डिंग में आदमी जाएगा तो समझ लो सीधा नर्क का दरवाजा खुलेगा, सीधा नर्क में. स्वर्ग में भी नहीं दोस्तों, नर्क में. इतनी घुटन हो गई वहाँ पे, गर्मी,
न हवा है न रोशनी है, ऐसी बिल्डिंग बनी है। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं उस चीज़ पे अंदर बैठा हूँ, उस चीज़ पे मेरी लड़ाई चालू है। हमने 2 सीटें की लड़ाई लिए, 300 का ऑर्डर भी लिया, अभी उसकी भी लड़ाई चालू है कि भाई इसमें राइट ऑफ वे कहाँ है, बिल्डिंग में वेंटिलेशन कहाँ है, बिल्डिंग का जो 3 मीटर का जो गैप होना चाहिए 1.4 मीटर क्यों रखा गया है। ये सब चीज़ों में हमारे मैटर चल रहे हैं और मुझे मालूम है कि अधिकारी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि अधिकारी को गांधी जी, बिल्डर के पीछे गांधी जी है, गांधी जी को जहाँ देखेंगे तो अधिकारी ना। यहाँ पे सीओ साहब मेरी बात सुनने वाले, और इसमें सबसे बड़े जो बोलते हैं ना सिग्नेचर करने वाले बोर्ड के साहब, कार्यकारी अभियंता, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं हमारे लेने देने, तुम नीचे जाओ। अरे भैया डेवलपमेंट तुम चेंज कर रहे हो, तुम बोलते हो नीचे जाओ। मतलब इतने बड़े करप्ट हैं, इतने बड़े करप्ट हैं। उनको मालूम नहीं, इसके पहले भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ पे पकड़े गए थे, जेल हुई थी उनको रंगे हाथों। भाई ये पब्लिक का काम है, सोसाइटी मेरी, डेवलपमेंट मेरा, मैं मेंबर हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि भैया डेवलपमेंट चेंज कैसे हो। बोलता नहीं नहीं, वो एआर को पूछो, वो एडमिनिस्ट्रेटर को पूछो। अब एडमिनिस्ट्रेटर जाके डिसाइड करेगा मेरा घर कैसे होना चाहिए। ये बोर्ड के साहब को समझता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पावर ही नहीं है, वो एक नया मेंबर नहीं बना सकता है। तो ये हमको कानून सिखा रहे हैं। तो ये बोर्ड के, वो बोर्ड के साहब का भी लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया, 6 साल से बैठे यहाँ पे। मतलब कुर्सी पे फेविकॉल लगा लिया भाई, फेविकॉल का मजबूत जोड़, छोड़ेंगे नहीं। क्या कारण है कि सरकार के अधिकारी नहीं है क्या, इनकी बदली नहीं होती है। तो ये सब पॉलिसीज चालू है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये जो करप्शन की बात किया, तो आप मुझे बताइए जो सेक्रेटरी एसआरए में जो एसआरए के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब इसमें लॉस क्या है। चलिए हमने फायदे की तो बता दिया, अब लॉस क्या है। दोस्तों लॉस उन लोगों का है जो ओरिजिनल है, ऐसे नहीं कि इसमें सब बोगस ही है। इसमें कितने ओरिजिनल लोग हैं जिनके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, 95 के भी उसके पहले तक के डॉक्यूमेंट्स है, वो बेचारे इसमें फंसे पड़े। आज उनको भाड़े के लिए रुकवा दिया गया है, 6 साल का भाड़ा रुका पड़ा है उनका। हाँ, आज गलती किसकी थी, गलती किसकी थी, डिपार्टमेंट की। गलती डिपार्टमेंट की थी ना, तुम्हारे यहाँ गलत हुआ है, तुमने इतने लेट पकड़े। 2016 का मैटर 2018 में तुम्हारी बात खुली। तुमको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था अपीलेट अथॉरिटी को सप्लीमेंट्री नेक्शन बनाने का अधिकार ही नहीं है। कौन से कानून लिखा है कि एडिशनल कलेक्टर, अरे सॉरी अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑर्डर पास करे। भैया वो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, हाई कोर्ट ने 10 बार बोला है फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी हो आप, सत्य की जांच करना और उस पर डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना नहीं है आपका काम। अभी आप मुझे बताइए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ पे कभी आप जाइए, अपीलेट अथॉरिटी हैं, उनके ऑर्डर्स में कभी ये नहीं रहेगा ऑर्डर्स, वो लिखेंगे अपील अंशतः मान्य करना येत है, पूर्णतः कभी नहीं होगा दोस्त, वो अंशतः ही लिखेंगे, क्योंकि उनका काम है रिमांड बैक करना, डायरेक्शन देना कंपनी अथॉरिटी को। ये बात समझिए आप। तो यहाँ पे ये करप्शन जो चल रहे हैं, जो एक उसमें जो बेचारे एक्चुअल लोग हैं ना, बेचारे मरे हैं, भाड़े के लिए तरस गए। अब इनको वापस से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वापस पात्रता, फिर पात्रता के लिए पैसे दो। भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डिपार्टमेंट की गलती डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करे, डिपार्टमेंट का क्लियर करवाए, सबका करवाए, जो गलत है बाहर करे, जो एक्चुअल उनकी पात्रता करे, हो सकता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है मैं खाली 30 लोगों की बात कर रहा हूँ? 30 तो मेरी सोसाइटी में, 30-32 तो मेरी सोसाइटी में, पूरी मुंबई में कितने होंगे? अगर एक्चुअल में ये अगर ठाकरे साहब ने किया है तो कितने करोड़ रुपए का हेरा फेरी हुई होगी। और अगर उन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए हैं बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 आई कहाँ से। अब दोनों मायने में क्राइम है, अगर उन्होंने साइन किया है तो भी क्राइम बनता है, और नहीं किया है तो भाई किसने बनाया ये क्राइम होता है। और उस पर सबसे बड़ा रोल ये है कि अगर ये एनेक्शल 2 विदाउट जुरिडिक्शन था तो एसआरए के रिकॉर्ड में कैसे आया, किसने पुटअप किया। मैंने इनवर्ड आउटवर्ड निकाला, इनवर्ड आउटवर्ड में मुझे कुछ दिखा ही नहीं कि भैया सेक्रेटरी एसआरए ने क्या कुछ भेजा है
और डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास आया, मुझे इनवर्ड आउटवर्ड में दिखा ही नहीं है। तो आखिर डिप्टी कलेक्टर एसआरए की फाइल कहां से आई जब आपके इनवर्ड में आउटवर्ड में है ही नहीं कि भाई ऊपर से कोई फाइल आई है? तो आपके रिकॉर्ड में किसने डाल दिया? कंपनी अथॉरिटी की यहाँ पे जेरोक्स फाइल है, वहाँ पे कोई कवरिंग लेटर नहीं, कुछ नहीं। कंपनी अथॉरिटी को पूछा तो बीच में कोष्ठी साहब थे, कोष्ठी आप भड़क गए थे, भाई किधर फाइल, बाहर बाहर निकालो ये ऐसी कोई फाइल लो मत। और ये यहाँ पे सिर्फ गेम चल रहा है किसी भी तरह इस मैटर को दबाने की, जो कि एक बहुत बड़ा स्कीम है एसआरए का, जिसमें एसआरए फंसी पड़ी है। अब इसको कैसे निकाले, क्या करे? क्योंकि भाई इसके अंदर बोगस लोग जो है ना बेहिसाब है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना तो मालूम पड़ जाएगा बंदा कौन है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। आप भी निकालिए डॉक्यूमेंट, आरटीआई में डालिए, आरटीआई में डालिए कि भैया जो सेक्रेटरी एसआर सीओ एसआर ने जो ऑर्डर दिए से अपना सेक्रेटरी एसआर ने कि पिछले सेक्रेटरी एसआर के जो ऑर्डर रद्द किए दिखा लिए। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे एक तहसीलदार थे, उनसे बातचीत हुई तो क्या बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कुछ लोगों का, कुछ लोगों का मतलब नाम की लिस्ट तो दिया होगा, कितने लोगों की पात्रता हुई, मतलब आपके पास लिस्ट है पूरी कितने लोगों की पात्रता की, तो कितने लोगों को बाहर निकाला उसके अंदर से, नाम बताइए ना। अब कैसे बोलते कुछ लोगों की? अभी यही संतोष सिंह जो हमारे चेयरमैन थे, इनका वहां से ऑर्डर क्या है मालूम है क्या? पात्र है, बताइए। अरे वेरिफिकेशन हुआ नहीं, पात्र हो गया। मतलब आपको वेरिफिकेशन ये कहने के लिए कि भाई ये सप्लीमेंट्री जो एनेक्शल टू इसको नल एंड वाइड कर दिया है सीओ एसआरए ने। डिपार्टमेंट में ऑफिस ऑर्डर निकाल के, कार्यालय ऑर्डर का मतलब होता है जीआर। अब उसके ऊपर आप कोई भी रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, ये मुझे बताइए। इम्पॉसिबल। तो ये है करप्शन, एसआरए का बहुत बड़ा करप्शन। तो दोस्तों मैं आप लोगों में से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे दर्शकों में भी अगर कोई सेक्रेटरी एसआरए में पात्रता हुई है तो भाई आप अपना क्रॉस चेक करवा लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट एक्चुअल है तो आप वहाँ पे जोड़पत्र 3-4 भरिए। आप इनके भरोसे मत रहिए, नहीं तो ये बिल्डर और ये डिपार्टमेंट ये गेम खेलते हैं। जब भाड़े के मैटर आएंगे तब आपको साइड में उठा के रख देंगे कि भैया आपका तो पात्र है ही नहीं, आप क्रॉस चेक नहीं करवाए। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जो भी बंदे हैं, जिसका भी है, वो जाके अपना जोड़पत्र 3 और 4 भर के अपनी पात्रता निश्चित करवाए। तो आने वाले समय में जैसे हमारे सोसाइटी में आज हड़बड़ बची है, वो 30 जन भाग रहे हैं वहाँ, भाजपा के सीएम भी भाग रहे हैं। उनको मैंने समझाया था 6-8 महीने पहले ही, बोला भाई साहब तू क्यों बली का बकरा बन रहा है? चल ठीक है, मैं माना तेरा डॉक्यूमेंट बाद में कह दे, जाके कर ले, कम से कम सशुल्क में तो पात्र हो जाएगा। उनके खिलाफ मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। सुरेंद्र सिंह जो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं भाजपा, उनके खिलाफ मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरा कंप्लेंट सिर्फ इतना है कि भाई तू एक तो वार्ड अध्यक्ष है बेसिक में, वो भी, और यहाँ पे 6-6 साल से लोगों को भाड़ा नहीं मिला है और तू उस पर लड़ नहीं रहा है, और तुम्हारा एमएलए आके बोलता है मेरे को पता ही नहीं है। वाह वाह, विश्वास करेगा कोई? इनकी बातों पे विश्वास करेगा कोई दोस्तों? तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ झोपड़पट्टी और गरीब लोगों के साथ ही होती है। और मैं आप लोगों से यही चीज़ कहूँगा कि भाई साहब दूसरे पे विश्वास करने के अच्छा खुद पे विश्वास कीजिए। इसीलिए मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया हूँ, 2 दिन से फ़ोन उठा ही नहीं रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम्स हो गए सर, बात करते करते मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरे काम रुक जाते हैं। मैंने टोटल फ़ोन करने, जिसका भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, आपका जो भी कमेंट से आपको जवाब मिलेगा। और आपके मैटर बड़े हैं तो बिना नाम लिए मैं आपके वीडियोज़ बना के बताएंगे कि आपके सॉल्यूशंस क्या है। आप मुझे फ़ोन मत कीजिए, मैं अभी फ़ोन उठाऊंगा नहीं, किसी का भी नहीं उठाऊंगा। सर मैं परेशान हो गया, मैं अपनी निजी ज़िंदगी को संभाल। सर दिन भर सुबह 7 बजे से फ़ोन चालू हो जाते हैं, बजना चालू हो जाए, कान फाड़ देता। एक बंदा उसका फ़ोन काट दिया तो भाई रुकने का नाम नहीं, कंटिन्यू बजाते रहते हैं। एक जन को तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया हूँ। तो भाई साहब का मैटर मैंने बता दिया कि जीआर आने के बाद का है, लेकिन रोज़ 3-4 कॉल करते थे बिना मतलब के, मैंने उनको ब्लॉक में डाल दिया।
इसलिए दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारा संबंध है वो मीडिया पे रखिए, फ़ोन से और व्हाट्सएप से कांटेक्ट मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी निजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है सर। कहीं ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर मुझे बोल दे कि भाई ज़्यादा बोलो मत, ये भी तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और दोस्तों वीडियोस कैसी लगी इस बारे में कमेंट कीजिएगा। क्या ये करप्शन है या नहीं है, या स्कैम है या नहीं है, उस बारे में डिटेल दीजिए। और दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, ऐसे हर पहलू की खबर हम लाएंगे, इस सारे के विषय में हर जानकारियाँ देंगे, जो जानकारियाँ शायद आपको कहीं न मिले, ये हमारा वादा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।